हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य तक पढ़ लिया था। आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार था वो उसको क्या बोलते हैं? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। जो आजीवक संप्रदाय है ना, उसकी स्थापना किन्होंने करी थी? मखली पुत्र गोसाल ने। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जो वायु पुराण है ना, उसमें बिंदुसार को क्या बोला गया है? भद्रसार बोल सकते हो आप इसे, या वारिसार। ओके, स्ट्रैबो ने क्या कहा है? स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। एक स्ट्रैबो है, वो क्या कहता है कि बिंदुसार के दरबार में जो डाइमेकस राजदूत है ना, वो किन्होंने भेजा है? सीरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा है। ठीक है, और इसे ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जो जैन ग्रंथ हैं उनमें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, ये आप याद रखना। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। जो बिंदुसार है ना, बिंदुसार के शासनकाल में झेलम और सिंधु, इस नदी के बीच में ना 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है, जब जो बिंदुसार है वो उसका तक्षशिला में शासनकाल था, तो 2 विद्रोह हुए थे सिंधु और झेलम नदी के बीच। तो ये दो विद्रोह हो रहे थे ना, बिंदुसार ने इनको रोकने के लिए क्या किया? पहले सुसीम को भेजा और उसके बाद अशोक को भेजा। ठीक है, एथीनियस के अनुसार, जो एक एथीनियस हुए हैं, ये क्या कहते हैं कि जो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। जो एथीनियस है ना, ये क्या कहते हैं कि बिंदुसार थे ना, जो उन्होंने एंटियोकस से, एक शासक हुए एंटियोकस, उनको बोला उन्होंने कि मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेज दो। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को, मतलब बिंदुसार के बारे में ना सबने अपने अपने सबने विचार दे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अब एंथियोकस ने बोला था कि उन्होंने कहा मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजो, है ना। और बौद्ध विद्वान है एक तारानाथ, ये क्या बोलते हैं? इन्होंने विजयी बताया है कि 16 राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी बिंदुसार ने। ठीक है, और इनकी ना एक 500 सदस्यों वाली एक महामंत्री परिषद थी, 500 मेंबर्स थे उसमें, और उसका प्रधान कौन होता था? खल्लाटक। ठीक है, ये हम बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो मेन फैक्ट हैं, आप ये याद रखना पॉइंट्स। अब हैं पढ़ेंगे हम अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक कौन है? ये बिंदुसार के आगे बेटे हुए हैं। चंद्रगुप्त के बेटे कौन हुए हैं? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे कौन हुए हैं? अशोक। अशोक को
चंड अशोक भी बोलते हैं। ठीक है, अशोक को क्या बोलते हैं? चंड अशोक। क्यों बोलते हैं हम, आपको पता लग जाएगा आगे। चलिए शुरू करते हैं आगे अपना टॉपिक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी। अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। अशोक महान कहते हैं। ये कब बैठे मगध की गद्दी पर? 269 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी था। ठीक है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब उन्होंने राजगद्दी पर बैठना था, मगध की राजगद्दी पर, तब उस टाइम वो अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है। अब ये हमारे पास ये लेख मिले हैं, मास्की, गुर्जरा, नैतुर, उड्डेगोलम। इनमें ना अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। अशोक को अशोक कहा गया है इनमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं आपको पढ़ाऊँगी उसमें, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं वही पढ़ाऊँगी आपको पॉइंट्स। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप वो भी पढ़ सकते हो जो मैं नहीं करवा रही। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में क्या बोला गया अशोक को? अशोकावर्धन। ठीक है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक ने ना जब वो गद्दी पर बैठे थे ना, उसके 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कब? 261 में उन्होंने ना कलिंग पर एक आक्रमण करा। कलिंग पर आक्रमण किया और फिर क्या किया? एक राजधानी थी तोसली कलिंग की। कलिंग कहाँ में पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, उसकी राजधानी थी तोसली, उसके ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। और कलिंग का आक्रमण, जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करा जो कि उड़ीसा में है, वो किस शिलालेख में बताया गया है? 13वां शिलालेख के बारे में बताया गया है, कलिंग पर आक्रमण के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप याद रखना। आगे है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अब अशोक ने क्या लिया? उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अशोक ने दी किन्होंने? एक बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, इन्होंने ये इनके गुरु थे। नोट में क्या दिया हुआ है? अशोक ना पहले ब्राह्मण धर्म में थे, ये इनके पास ये ब्राह्मण धर्म के थे। फिर इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और ये ब्राह्मण धर्म के थे, कहाँ पर पता चलता है? राजंतरगिणी कलहण से पता चलता है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? ये उसमें बताया गया है कि वो पहले शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, और जिनके गुरु हुए हैं उपगुप्त। आ गया समझ आपको? आगे क्या है? अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी। जब ये राजा बन गए ना अशोक, तो 8 वर्ष बाद तो इन्होंने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया। फिर 10वें वर्ष इन्होंने क्या किया? बोध गया गए, या वहाँ पर इन्होंने यात्रा करी। फिर 2 साल बाद 12वें वर्ष इन्होंने क्या करा? निगाली सागर में गए फिर ये, और 20वें वर्ष कहाँ गए? लुम्बिनी में गए। ठीक है, इन्होंने फिर ऐसे ही यात्रा करते रहे। आगे क्या है? अशोक ने ना एक बराबर की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियों हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या किया? इन्होंने 4 गुफाएं बनवाई, है ना, कि जो आजीविक होते हैं ना, उनको उनके रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? महादेवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? महादेवी। अब अशोक ने क्या किया? इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इनके गुरु कौन थे? उपगुप्त थे। ठीक है, यह मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर इनकी पत्नी का नाम क्या था? महादेवी। और इनके पुत्र कौन हुए हैं? महेंद्र। और पुत्री कौन हुई है? संघमित्रा। इन्होंने क्या किया? उनको श्रीलंका भेज दिया।
ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना अशोक ने महेंद्र इनके पुत्र का नाम था और संघमित्रा इनकी बेटी का नाम था, उनको इन्होंने श्रीलंका में भेज दिया। आगे पॉइंट है, भारत में शिलालेख का सबसे पहले जो शिलालेख बनाए थे ना वो अशोक ने ही बनाए थे। ठीक है, सबसे पहले अशोक ने ही शिलालेख बनाए थे। और इन्होंने कौन सी लिपि का यूज़ किया अपनी अशोक में शिलालेखों में? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। और सबसे पहले पूछे तो ब्राह्मी, इसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। ठीक है। और अरमाइक लिपि है ना, इसका लिपि का तक्षशिला में प्रयोग हुआ है। ओके। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफ़गानिस्तान से। खरोष्टी का लिपि कहाँ मिला है? शहवाज गढ़ी से। मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। जो खरोष्टी लिपि है ना वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जो अभिलेख थे ना अशोक के, उनको 3 भागों में बांटा गया है, एक शिलालेख, एक स्तंभलेख और एक गुहालेख। ओके। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रेटी फैंथेलर ने की। इनकी संख्या कितनी थी? 14। अशोक के शिलालेखों की अब हमें कैसे पता चला कि इन्होंने शिलालेख लिखे थे अशोक ने सबसे पहले? कैसे पता चला कि जब 1750 में पाद्रेटी फैंथलर थे ना, इन्होंने ही तो खोज करी थी इनके शिलालेखों की, जिनकी 14 थे। ये 14 शिलालेख थे। कब करी थी? 1750 में। आगे आपको समझ कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट कर देना। ठीक है। और ये हमारा हाफ टॉपिक हुआ है अशोक वाला, काफ़ी लंबा है ये, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, है ना, बाकी जो रह गया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।